Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड चैप्टर फ्रॉम MSc CSI and NET GSET and PhD एग्जाम. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि मेटल के साथ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होगा ऐसे कंपाउंड को स्पेशली हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है CO का, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप का, वो भी हम डिस्कस करेंगे. मेटल कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऑल ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं बीच वाले, वो सारे ट्रांजिशन मेटल जो है वो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं. 3D सीरीज़ हमने देखी थी. 4D एंड 5D यानी कि तीन जो आपके रो होंगे वो सारे जो ट्रांजिशन मेटल है वो कार्बोनिल के साथ जुड़ के मेटल कार्बोनिल कंपाउंड को फॉर्म करते हैं. अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आर ऑल्सो नोन, जहाँ पे कार्बोनिल लिगैंड के तौर पे नहीं होगा लेकिन कोई और लिगैंड होगा. मान लीजिए H2O, C6H5 या फिर CN. बहुत सारे डिफरेंट लिगैंड्स होते हैं, तो वैसे लिगैंड के साथ के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी स्टडी करे हुए हैं. लेकिन जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है वो मोस्ट स्टडीड है, यानी कि डी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो सभी जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाते हैं. एंड दैट इज़ वाई जो ट्रांजिशन मेटल के साथ के मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल जो है उसके पर्टिकुलरली जो कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा स्टडी करे हुए हैं. तो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए. दे ऑल्सो स्टेबल बाई सिक्योरिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल, यानी कि ये जो वाले आपके कंपाउंड होंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे. आप यहाँ से डायरेक्टली जो है वो रट्टा मार सकते हो कि वेनेडियम CO6, क्रोमियम CO6, मैंगनीज CO10, ये सारे जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं. लेकिन ज़्यादा बेटर आपके लिए ये होगा कि आप इस चीज़ को काउंट करके देखो, ठीक है, तो एग्ज़ाम में गड़बड़ नहीं होगी. तो ये जितने भी है वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, अगर आप देखो तो वो ट्रांजिशन मेटल्स है, ठीक है, वो 3D सीरीज से बिलोंग करेंगे. तो इनके जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं. इट मीन्स वो स्टेबल कन्फिगरेशन रखते हैं. अभी अगर हम स्टैंडर्ड बॉन्डिंग की बात करें मेटल कार्बोनिल में, तो तीन टाइप के बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेंगे. ये तो आपका एक CO जो है कार्बोनिल और मेटल है. तो CO यानी कि कार्बोनिल जो है वो मेटल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल डोनर. तो इसे हम टर्मिनल मोड कहेंगे. यहाँ पे एक एंड है और मेटल एक एंड है, तो जहाँ पे दो एंड होते हैं और बीच में बॉन्ड होगा तो उसे हम टर्मिनल बोलेंगे. अगर इस तरीके का आपको साइक्लिक दिखेगा, यानी कि दो मेटल जुड़े होंगे और दोनों मेटल एक सिंगल कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़े होंगे, तो आपको इस तरीके का ब्रिज मोड देखने को मिलेगा. ब्रिज मोड में यहाँ पे μ2 इसीलिए लिखा है क्योंकि एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ दो मेटल जुड़ी हुई है एक ही साथ, ठीक है, एक ही साथ दो मेटल जुड़ी है, यानी कि μ2 यहाँ पे लिखा है. और आप पूरा यहाँ पे ब्रिज का फॉर्मेशन होता हुआ देख रहे हो, तो ब्रिजिंग मोड इसे हम बोलेंगे. ये भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा. अगर μ3 ब्रिजिंग मोड की बात करें तो कार्बोनिल कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे होगा माइनस. जो कार्बोनिल कार्बन है वो 3 मेटल के साथ जुड़ा है, यानी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, न्यूट्रल होगा और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा. तो यहाँ पे आपको इस तरीके का μ3 ब्रिजिंग मोड देखने को मिलेगा. तो 3 ब्रिजिंग मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 2 ब्रिजिंग मोड और एक टर्मिनल मोड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर देखने को मिलेंगे. अगर हमें 3 बातें रिमेंबर रखनी है यहाँ पे मेटल कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, एक्सेप्शन टाइप ऑफ बोल सकते हो आप, लेकिन ये तीनों में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर. ड्यू टू पाई एक्सेप्टर एबिलिटी ऑफ CO, देखिए पाई एक्सेप्टर जो आपकी वो मेथड है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसका जो है वो एक्सप्लेन में कर देती हूँ. यहाँ पे पाई एक्सेप्टर क्या बोलते हैं, देखिए जो CO लिगैंड है वो मेटल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. लेकिन मेटल भी अगर कार्बोनिल को अगेन बैक डोनेशन करेगी तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. जब मेटल कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन देती है तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. और क्योंकि कार्बोनिल जो लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है, तो पाई बॉन्ड बनेगा और उसी को हम बोलेंगे पाई एक्सेप्टर एबिलिटी ऑफ CO, ठीक है. तो
तो पाई एक्सेप्टर एबिलिटी ऑफ CO एनायनिक मेटल कार्बोनिल एक्सिस्ट, यानी कि एग्जाम्पल में आप टिटानियम CO6 को देखो -2, तो माइनस चार्ज वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो पॉसिबल है, ठीक है। CO इज वीक सिग्मा डोनर, यानी कि CO जो है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है लेकिन वीकली करता है। देयरफॉर केटायनिक मेटल कार्बोनिल, यानी कि केटायनिक चार्ज वाली जो स्पीशीज होगी कार्बोनिल की वो रेयरली एग्जिस्ट होगी, यानी कि ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्रोटोन देखिए, अभी कार्बोनिल के पास बैक डोनेशन जो मेटल कर रहा है कार्बोनिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो उसकी एबिलिटी है, एक्सेप्ट कर रहा है वो। तो अगर कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो माइनस चार्ज केटायन करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो माइनस चार्ज वाले जो कंपाउंड है वो पॉसिबल है। लेकिन वीक सिग्मा डोनर, जब कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, तो कार्बोनिल पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर लेगा। लेकिन ये जो कैपेसिटी है वो कार्बोनिल ग्रुप की वीक है, तो CO की वीक सिग्मा डोनर इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग जो आपके मेटल कार्बोनिल होंगे वो रेयरली एग्जिस्ट करेंगे, ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि प्रोटोनेटेड मेटल कार्बोनिल्स हाइड्राइड, यानी कि H प्रोटोनेटेड, यानी कि जहाँ पे आपको हाइड्रोजन देखने को मिले मेटल कार्बोनिल स्पीशीज़ के अंदर। यहाँ पे आप देखिए कि CO यानी कि कोबाल्ट कार्बोनिल 4 टाइम्स, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। बिहेव्स स्ट्रॉन्ग प्रोटोनिक एसिड इन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम इसे एक्वियस सॉल्यूशन में कंटेन करें तो वो प्रोटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग प्रोटिक एसिड, क्योंकि ये हाइड्रोजन को लीव कर सकता है। तो अगर कोई हाइड्रोजन को लीव करेगा सॉल्वेंट के अंदर तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो स्ट्रॉन्ग प्रोटिक एसिड के तौर पे जो है वो हाइड्राइड, यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के हाइड्राइड जो होते हैं वो एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोटिक एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे। आई होप आपको ये तीनों बातें जो थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है कि CO की जो नेचर है वो कैसा है, तो वीक सिग्मा डोनर एट गुड पाई एक्सेप्टर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। CO इज अ गुड पाई एक्सेप्टर एंड वीक सिग्मा डोनर, तो वीक सिग्मा डोनर की वजह से प्लस चार्ज वाले कंपाउंड कम फॉर्म होंगे, यानी कि रेयरली एग्जिस्ट करेंगे, और माइनस चार्ज वाले कंपाउंड जो है वो आपको अबंडेंस में दिखेंगे। चलिए अभी यहाँ पे आप देखिए सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग, जैसे हमने पहले डिस्क्राइब करा कि अगर CO लिगैंड अगर मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो वो सिग्मा बॉन्डिंग करेगा। लेकिन मेटल के पास अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो मेटल क्या करेगा, CO की एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को वापस दे देगा, तो वो बैक डोनेशन से हमें यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखेगा। यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। अभी देखिए फिल्ड मेटल T2G, यानी कि मेटल की जो T2G ऑर्बिटल होगी वो फिल हो जाएगी, तो उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो कार्बोनिल कार्बन की एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल, जिसे हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे, उस ऑर्बिटल के अंदर जो है वो मेटल क्या करेगा, बैक डोनेशन करेगा, ठीक है। तो अगर कार्बोनिल कर रहा है तो उसको डोनेशन बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग होगी वहाँ पे। और पाई बॉन्डिंग कब होगी, जब मेटल कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन देगा, और मेटल कार्बोनिल को जब इलेक्ट्रॉन देगा तब पाई बॉन्डिंग वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग, ठीक है। चल अब हम मूव करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO, यानी कि कार्बोनिल मोलिक्यूल के। कार्बन के पास हमें पता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 2 और ये 2, यानी कि 4 कार्बन के एटम, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहाँ पे 2, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमें टोटल 4 + 6 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन को CO मोलिक्यूल के मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर अरेंज करना है। तो अरेंज यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे आप 2 2 + 4 देख सकते हो, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गए और 2 बचेंगे वो सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर ऑक्यूपाई होंगे। तो लास्ट जो हमारी ऑर्बिटल होगी यानी कि सिग्मा ऑर्बिटल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, तो वो होगी हमारी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि सिग्मा जो ऑर्बिटल है वो लास्ट में फिल हो रही है, उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। अगर पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला यहाँ पे फिल हुआ होता तो पाई स्टार ऑर्बिटल होती वो हमारी होमो होती,
ठीक है। लेकिन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा में जाके अटक गए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हमारे सिग्मा तक हम फिल कर रहे हैं, यानी कि सिग्मा तक हम फिल कर चुके हैं। तो उस सिग्मा ऑर्बिटल को हम बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड नहीं रही, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सके, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन सिग्मा तक आने पर ख़त्म हो गए। अभी ये वाले जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है और 4 सिग्मा स्टार, तो ये वाली जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो अनऑक्यूपाइड रह गई। तो इस ऑर्बिटल को, यानी कि पाई स्टार ऑर्बिटल को हम बोलेंगे ल्यूमो, यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा ऑक्यूपाइड है तो उसे हम बोलेंगे सिग्मा ऑर्बिटल जो हमारी होमो होगी, और पाई स्टार ऑर्बिटल हमारी ल्यूमो होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि CO मोलिक्यूल के डायग्राम में होमो कौन होता है और ल्यूमो कौन होता है। तो होमो जो होगी वो सिग्मा ऑर्बिटल होगी, कौन सी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिल हम नहीं कर पाए वहाँ तक, तो वो ल्यूमो वाली होगी हमारी पाई स्टार। तो ये पूरा था आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ CO मोलिक्यूल। ठीक है, चलिए कार्बोनिल IR फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए एक तो फ्री CO होगा, CO कोई मेटल के साथ, यानी कि कार्बोनिल मेटल के साथ जुड़ेगा। μ2 ब्रिजिंग मोड और μ3 ब्रिजिंग मोड, जैसा हमने देखा इतने मोड्स हैं। तो IR स्पेक्ट्रा के अंदर ये जितने भी कंपाउंड हैं वो कहाँ पे पीक देंगे, ठीक है, कहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी पे पीक देंगे। तो अगर फ्री CO हुआ आपके मोलिक्यूल के अंदर तो वो 2143 सेंटीमीटर इनवर्स पे पीक देगा। अगर कार्बोनिल कोई मेटल के साथ जुड़ेगा टर्मिनल मोड तो वो 2120 से लेके 1850 के बीच में इतनी रीजन में पीक देगा। अगर μ2 ब्रिजिंग मोड होगा तो 1850 से लेके 1720 के बीच में उतने रीजन में पीक देगा। अगर μ3 ब्रिजिंग मोड की बात करें तो 1730 से लेके 1500 के बीच के रीजन में वो पीक देगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी कि ब्रिजिंग इंक्रीज हो रहा है, गोइंग टू टर्मिनल मोड, यानी कि यहाँ से ये आप अगर स्टैंडर्ड मान लो फ्री CO को, तो यहाँ से यानी कि टर्मिनल मोड से ब्रिजिंग मोड तक जब हम जा रहे हैं तो IR फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे ब्रिजिंग इंक्रीज होगा, यहाँ पे 3 मेटल आ गए, यहाँ पे 2 ही मेटल थे, यहाँ पे सिर्फ 1 ही मेटल था, तो यहाँ पे 1 मेटल था, यहाँ पे 2 मेटल थे और यहाँ पे 3 मेटल थे। तो जैसे जैसे ब्रिजिंग इंक्रीज हुआ, यानी कि मेटल इंक्रीज हुआ कार्बोनिल के साथ, ब्रिजिंग मोड इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे IR फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती गई। ठीक है, यहाँ पे आप 1720 देख सकते हो, 1730 से 1500 यानी कि कम हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में ये जो ट्रेंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड आपको देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, तो वो चीज़ आप याद रखिए कि कार्बोनिल के साथ मेटल जुड़ा है, अगर मेटल के ऊपर माइनस चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, मेटल हैविंग हाई चार्ज, माइनस यानी कि हाई चार्ज, हेंस इजीली पार्टिसिपेट इन बैक डोनेशन। मेटल अगर कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मेटल के पास, तो वो कार्बोनिल को मेटल जो है वो कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो बैक डोनेशन यानी कि कार्बन और मेटल के बीच में डबल बॉन्ड बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, बैक डोनेशन इंक्रीज होगा। तो बैक डोनेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे CM बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। पहले एक ही बॉन्ड था, अभी 2 बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड यानी कि 2 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती है। सिंगल बॉन्ड को आप इजीली तोड़ सकते हो, सिंगल बॉन्ड को आप इजीली तोड़ सकते हो, डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड देंगे, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर हम बढ़ा देंगे, 2 से 3 कर देंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। अगर इतने रीजन की बात करें कार्बन और मेटल के रीजन में, तो ये वाला हमें जो है वो रिलेशन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे बैक डोनेशन इंक्रीज होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो अब डिक्रीज होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एक ही बॉन्ड रह जाएगा।
कार्बन मेटल के बीच में अगर जो रिलेशन है वो इंक्रीज होगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो रिलेशन है वो डिक्रीज होगा, यानी कि उल्टी चीज़ होगी। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज होगा, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होना यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना। तो अगर सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मेटल जो है वो इजीली कार्बोनिल कार्बन को बैक डोनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो बैक डोनेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। बैक डोनेशन यहाँ पे डिक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज होगा, डबल बॉन्ड अब नहीं बन पाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमारी डिक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होना यानी कि सिंगल बॉन्ड बनना, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनना। तो अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारी यहाँ पे कम होगी। अगर बैक डोनेशन कम हो रहा है तो यहाँ पे जो है वो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कम होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। जो कार्बन और मेटल के बीच में रिलेशन होगा उससे अपोजिट रिलेशन होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो अगर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, और अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिलेशन था मेटल के ऊपर चार्ज का क्या इफेक्ट होता है मेटल कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, और अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।